नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है कैपिटल बस्टिंग। हालांकि कैपिटल बस्टिंग से जुड़ा हुआ आज का हमारा सेकंड क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कस कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। अलोंग विद आज की बेसिकली क्लास के अंदर आपको काफी सारे ऐसे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपकी क्लास 2 को। देखिए, अभी तक हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिए। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर एग्जैक्टली कुछ अजम्पशंस है जिनको हम लोग लेकर के चलते हैं। अलोंग विद कैपिटल बस्टिंग के प्रोसेस को हम लोग डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के ये आपके दो सेपरेट टॉपिक रहेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सर जब भी आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं, जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी फिनांस मैनेजर होता है जो कैपिटल बस्टिंग से जुड़े हुए डिसीजन लेके चलता है, उसको कुछ अजम्पशन लेकर के चलना पड़ता है, कुछ बातों को मान करके चलना पड़ता है, तभी आप लोग कैपिटल बस्टिंग के अंदर डिसीजन ले पाएंगे। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिएगा, मेजर अजम्पशन के अंदर हमारे पास 3 तरीके की अजम्पशन रहेगी। पहली अजम्पशन ये रहेगी कि सर हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपका सर्टेनिटी है किसके रिस्पेक्ट में, सर कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द प्रपोजल। माने आप लोगों के पास जो भी प्रपोजल है, आप लोगों के पास जो भी प्लान है, उसके अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं उसकी कॉस्ट और बेनिफिट क्या है, सर्टेन है। माने जो हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया है वो हमारा एस्टिमेट आगे जाके सही रहेगा, हम लोग ऐसा अजम्पशन लेकर के चलते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा अजम्पशन रहेगा, सर हम लोग ये मान के चलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का प्राइमरी मोटिव क्या रहेगा, सर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव रहेगा, अलोंग विद जो आपके शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रहेगा, और तीसरा रहेगा नो कैपिटल रोटेटिंग। यानी कि आपका क्या रहेगा, नो कैपिटल रोटेशन का क्या मतलब होता है कि जब भी हमें कोई भी फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होगा तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि हमारे पास कैपिटल का शॉर्टेज नहीं रहेगा, हमारे पास सफिशिएंट फंड रहेगा जिसको हम लोग समय आने पर अच्छे से एक तरीके से इन्वेस्ट कर सके। अभी हम लोग वन बाय वन करके इसको डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, अजम्पशन ऑफ द कैपिटल बस्टिंग। अजम्पशन ऑफ द कैपिटल बस्टिंग का क्या मतलब है, हमारे पास कुछ सर्टेन ऐसे अजम्पशन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। किसको सिंप्लीफाई करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को। समझ में आया, यानी कि आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनके इवैल्यूएशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहां पे हम लोग कुछ कुछ ऐसे अजम्पशन है जिनको कंसीडर करके चलेंगे। जहां पर हमारा सबसे पहला अजम्पशन क्या है, सर हम लोग ये मान के चलते हैं कि देयर इज ए सर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट एंड बेनिफिट। माने इसका क्या मतलब है, ये आपका अजम्पशन कहता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना, जिसके ऊपर आपने डिसीजन लिया है, उस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट रहेगा एंड फ्यूचर में जो भी उसका आपका बेसिकली आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग यहाँ पे कैश इनफ्लो के नाम से जानते हो, कैन बी एस्टिमेटेड विद द रीजनेबल एक्यूरेसी। माने हम लोग इसको क्या करके चलते हैं, सर एस्टिमेट करके चलते हैं। किसके साथ, सर रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ। माने आपने जो बेसिकली कैलकुलेशन किया, आपने जो एस्टिमेट लगाया, वो भविष्य में जाकर के सही रहेगा, ये अजम्पशन आपका कहता है। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये मान के चलते हैं आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है, नोन है। इसके अलावा आप लोग ये मान के चलते हैं जो भी आपका फ्यूचर रेवेन्यू रहेगा ना, और जो भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, सर फोरकास्ट रहेगी। फोरकास्ट का मतलब जिसका पूर्वानुमान लगा सकते हो, या फिर आप लोग कह सकते हो फोरकास्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सर इसको एस्टिमेट करके चलेंगे। इज इट क्लियर। तो ये बहुत छोटा सा मुद्दा है, इसको भी याद रखना है। एंड द एस्टिमेटेड कैश फ्लो, ध्यान दीजिएगा आपका क्या है, एस्टिमेटेड जो कैश फ्लो रहेगा आर रिलायबल फॉर द डिसीजन मेकिंग। जो भी आपको
एस्टिमेटेड कैश फ्लो देखने को मिलेगा ना, वो क्या रहेगा, रिलायबल फॉर द डिसीजन मेकिंग रहेगा। कुल मिलाकर के आप लोग ये मान के चलते हैं सर, हम लोग ये लेके चलेंगे कि सर जो हमने एस्टिमेट लगाया है कॉस्ट का, और जो भी हमने एस्टिमेट लगाया है आपके प्रपोजल के बेनिफिट का, फ्यूचर बेनिफिट का, वो भविष्य में जाके सही रहेगा, ये हम लोग मान करके चलते हैं। और इसी अजम्पशन के बिहाफ पे आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड अजम्पशन क्या रहेगा, मैंने बताया हम लोग क्या मान करके चलेंगे सर, प्रॉफिट मोटिव मान करके चलेंगे। यानी कि आप लोग ये कह सकते हो जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना किसी भी फर्म के अंदर, वो क्या होता है सर, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, एंड द शेयर होल्डर का क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जो भी आप लोग डिसीजन लेंगे वो किस रिस्पेक्ट में लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि उस जो बेसिकली डिसीजन की वजह से फर्म के अंदर कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, अलोंग विद हम लोग ये मान करके चलेंगे फर्म का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, और अगर आपके फर्म का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसके साथ शेयर होल्डर का वेल्थ के अंदर भी मैक्सिमाइज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग बात एक्सप्लेनेशन की करते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट आर सेलेक्टेड ओनली इफ दे इंक्रीज द फर्म वैल्यू। मैंने बताया ना, आप केवल और केवल उन्हीं प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करने में आपकी मदद करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है सर, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है जिनके साथ हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न जुड़ा हुआ है, उनको हम लोग प्रीफरेंस पर रख करके चलेंगे। माने आपके पास मान लीजिए 2-3 प्रपोजल है, 3 प्रपोजल के अंदर जिस भी प्रपोजल के अंदर देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट जनरेशन, तो हम लोग उसका चुनाव करने वाले हैं, उसको सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट आर रिजेक्टेड, हम लोग ये मान करके चलते हैं सर, अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट हमें दिखता है जो कैसा लग रहा है, अनप्रॉफिटेबल लग रहा है, तो उसको आप लोग क्या करोगे, रिजेक्ट करके चलोगे। समझ में आया? तो सबसे पहला जंक्शन क्या था सर, हमें पता है कॉस्ट एंड बेनिफिट का जो एस्टिमेशन लगाया है वो भविष्य में जाके सही रहेगा, हम लोग ये मान करके चलते हैं। हम लोग ये लेके चलते हैं सर, जो भी डिसीजन आपने लिया उसके अंदर प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रहेगा। जो भी आपका प्रोजेक्ट अनप्रॉफिटेबल होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो भी प्रॉफिटेबल होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरा पॉइंट क्या है, मैंने क्लियर कर दिया सर, दैट इज द नो कैपिटल रोटेशन या फिर रोटेटिंग। इसका मतलब क्या है, इट इज अज्यूम्ड दैट फर्म हैज द सफिशिएंट फंड। मैंने क्लियर किया था ना शुरू में ही आपको बताया था, फर्म के पास क्या है, सफिशिएंट फंड है टू अंडरटेक ऑल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। समझ में है? किसको अंडरटेक करने के लिए सर, जितने भी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, जितने भी आपके प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, उनको अंडरटेक करने के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं फर्म के पास हमेशा सफिशिएंट फंड बना रहेगा। अब अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन की बात करते हो तो देयर आर नो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, हम लोग ये मान करके चलते हैं कैपिटल इज अवेलेबल व्हेनेवर ए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट इज आइडेंटिफाइड। मैंने बताया ना, जब भी आप लोग क्या करेंगे, व्हेनेवर, जब भी आपको एक प्रॉफिटेबल जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा ऑल प्रोजेक्ट्स मीट्स द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैन बी अंडरटेकन। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो किसको मीट करे सर, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो भी आपका अंडरटेकन है उसको मीट करना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आप लोग कहते हैं सर, अजम्पशन की बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर कौन कौन सी अजम्पशंस रहेंगी, तो आप लोग इसको एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, दैट इज द सीपीएम। सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सी की बात करते हो तो सी का मतलब होता है सर्टेनिटी इन द केस ऑफ द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट, वट एवर यू कैन से, केस कॉस्ट एंड द रिटर्न भी आप लोग बोल सकते हो। तो सी का मतलब ये रहेगा, ठीक है। पी का मतलब क्या रहेगा सर, पी का मतलब रहेगा हम लोग डिसीजन को प्रॉफिट मोटिव से कनेक्ट करने वाले हैं। और अगर आप लोग यहां पर एन की बात करते हैं तो एन का मतलब क्या रहेगा, हम लोग ये मान करके चलेंगे देयर इज ए नो कैपिटल रोटेशन, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, देयर इज ए नो कैपिटल रोटेटिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना। और सी का मतलब मैंने बता दिया है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, देयर इज ए सर्टेनिटी, ठीक है। किससे रिलेटेड रहेगी सर, सर्टेनिटी आपकी रिलेटेड रहेगी टू कॉस्ट एंड रिटर्न, ये आपको याद रखना है। किसके साथ सर,
कोस्ट और रिटर्न के साथ जो भी आपका सर्टेनिटी जुड़ा हुआ है ना, ये तीनों चीजें मिलकर के आप क्या कहोगे सर, दीज आर द थ्री अजम्पशन जिनका इस्तेमाल आप लोग कैपिटल बस्टिंग के अंदर करते हैं। माने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर इन तीनों अजम्पशंस को लेकर के हम लोग किसी भी डिसीजन को लेते हैं। हम माने आप लोग कोई भी फाइनेंस मैनेजर की बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, न केवल आपके लिए बल्कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि सर जब भी आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की बात करते हैं तो हमारे पास सर्टेन अजम्पशन होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। अब पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कैपिटल बस्टिंग से जुड़े हुई कुछ सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, फ्यूचर अनसर्टेन हो गया और मेजरमेंट प्रॉब्लम आता है। तीन प्रॉब्लम जैसे हमेशा जुड़ी रहती हैं, इसी तरीके से इन तीनों प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग तीन अजम्पशन को हमेशा दिमाग में रख करके कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो तीन पॉइंट है, प्लीज इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप लोग उसको इजीली टैकल कर सके, उसके आंसर को इजीली अच्छे से फ्रेम कर सके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने वाला हूं, वो क्या रहेगा सर, ये तो हो गया कैपिटल बस्टिंग अजम्पशन, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस को लेकर के। देखिए अगर आप लोग किताब को खोलेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर ना एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है सर, तीन स्टेप रहेंगी जहां पर आप लोग केवल आज की क्लास के अंदर पहली स्टेप को गो थ्रू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे तीन स्टेप के अंदर आपके कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के प्रोसेस को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्या रहेगा सर, आपको आपके प्रोजेक्ट के कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द प्रपोजल को क्या करना होगा, एस्टिमेट करना होगा। समझ में आया, यानी कि आपको क्या करना है, आपका जो प्रपोजल है उसका जो कॉस्ट रहेगा और उसके जो बेनिफिट रहेंगे उनको आपको एस्टिमेशन करना। माने हमें जितनी भी आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट रहेगी, चाहे इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो चाहे ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, ये आपकी क्या रहेंगी, रेलिवेंट कॉस्ट रहेंगी। जितने भी आपके बेनिफिट आपको मिल सकते हैं जैसे कैश इनफ्लो हो गया, सेविंग हो गया, रेजिडुअल वैल्यू हो गया, इन तमाम चीजों को आपको क्या करना है सर, एस्टिमेट करना है, ठीक है। अब एक बार आपने अपने प्रपोजल के कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद आपको ये चेक करना है उस प्रपोजल के अंदर एग्जैक्टली रेट ऑफ रिटर्न क्या देखने को मिलेगा, माने मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना मिलेगा जिसके बिहाफ पे आप लोग डिसीजन बना सके। और तीसरी स्टेप क्या रहेगी सर, आप लोग क्या करने वाले हो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्राइटेरिया के साथ उसको चेक करने वाले हो। अगर सारी चीजें सही चलती हैं तो आप लोग डिसीजन ले सकते हो। कुल मिलाकर के आपकी किताब के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रपोजल पहली स्टेप रहेगी। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न को आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद आपको बेसिकली कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्राइटेरियन को फॉलो करना, ठीक है। जहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR रहेगा। इसके अलावा आप जैसे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, ये कुछ आपकी कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग एक रिजल्ट के ऊपर पहुंचने वाले, ठीक है। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे, आप लोग यहां पर जो प्रपोजल है उसको इवैल्यूएट करने वाले हो यूजिंग द एप्रोप्रिएट कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। मैंने बताया ना, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, इसके बाद पेबल पीरियड हो गया, एटसेट्रा, एंड मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लास्ट में जाके आप लोग क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो आपका RP रस्तोगी का किताब है वो क्या कहता है सर, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर वी हैव 3 स्टेप प्रोसीजर। हमारे पास 3 स्टेप प्रोसीजर होता है। आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रपोजल को एस्टिमेट करना है, आपको रेट ऑफ रिटर्न को एस्टिमेट करना है, उसके अलावा आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्राइटेरियन को फॉलो करना है और सूटेबल रेलिवेंट जो भी टेक्निक है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके एक रिजल्ट पे पहुंचना है जो आपका बेसिकली डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि सर एक तो ये वाला जो आपका स्टेप है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पे आपको अपने कॉस्ट के बेसिकली आपकी जो प्रपोजल है उसकी कॉस्ट और उसके बेनिफिट को एक तरीके से कैलकुलेट करना आना चाहिए। बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। सर जब भी आप लोग यहाँ पे प्रोसीजर की बात करेंगे ना कैपिटल बस्टिंग के अंदर, तो हम बुनियादी तौर पर कुल मिलाकर के 6 स्टेप के अंदर निकलने वाले हैं, 6 स्टेप से गो थ्रू करेंगे, ठीक है। 3 स्टेप मैंने बताया वो किताबी तरीके से ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप लोग समझेंगे ना तो आपको कितनी स्टेप से निकलना पड़ेगा सर, आपको 6 स्टेप से निकलना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यह करना है कि सर एग्जैक्टली हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। समझ में आया इसका मतलब क्या है,
सर कोई भी फर्म है उसको आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को, जैसे अगर आपको एक्सपेंशन करना है, रिप्लेसमेंट करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है या डाइवर्सिफिकेशन करना, ठीक है। तो सबसे पहले एक फर्म के लिए चैलेंज रहेगा कि सर हमें सबसे पहले बुनियादी तौर पे आइडेंटिफाई करना है। सर किसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान है, प्रपोजल है, उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करना, ठीक है। एक बार आपको पता चल गया सर, जैसे अगर आपको मान लीजिए डाइवर्सिफिकेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड मशीन करना है, या आपको अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी के पास मल्टीपल इवेंट्स है, आप सभी ने एक इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब जब आप एक बार अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको कैश फ्लो का एस्टिमेशन करना। कैश फ्लो का एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख देता हूं सर, जब भी आप लोग यहाँ पे कैश फ्लो की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कैश के दो इवेंट की बात करेंगे। एक तो सर आपका कैश इनफ्लो रहेगा, दूसरा सर एक आपका कैश आउटफ्लो रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, एक तो आपका कैश इनफ्लो रहेगा, एक आपका कैश आउटफ्लो रहेगा, दोनों को कलेक्टिवली आप लोग कैश फ्लो कह देते हैं। तो ये आपको एस्टिमेट करना है। कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है सर एग्जैक्टली, और आउटफ्लो का क्या मतलब? देखिए आउटफ्लो का मतलब है एक बार आप लोग प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाते हैं, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो आपका पैसा जाता है, आपको पैसा पे करना पड़ता है, तो ये आपका आउट हो गया, तो इसको आप लोग कैश आउटफ्लो बोलेंगे। अब बदले में वो आपको बेसिकली कुछ ना कुछ धंधा देगा वो मशीन, ठीक है, वो आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है सर, आपको एस्टिमेशन करना होता है कैश फ्लो का। माने आपको क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो को अंडरस्टैंड करना है, जिसको आप लोग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, एंड कैश इनफ्लो जिसको आप लोग फ्यूचर रिटर्न भी कहते हैं, उनको आपको एस्टिमेट करना है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ। ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, आपकी जो प्रोजेक्ट की लाइफ है उसके दरमियान आपको कैलकुलेट करना। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने कैश फ्लो का एस्टिमेट कर लिया, कितना पैसा लगेगा, कितना रिटर्न हमें मिल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि सर आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है ना, उसका इवैल्यूएशन करना। सर इवैल्यूएशन कैसे करते हो? हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द आप लोग कह सकते हो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के अंदर पे बैक पीरियड हो गया, जैसे अगर आप लोग बेसिकली एनपीवी की बात करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे प्रोजेक्ट आर इवैल्यूएटेड यूजिंग द कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। जैसे आपका पीबीपी माने पे बैक पीरियड हो गया, एआरआर माने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, आईआरआर माने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, उसके बाद आप लोग कहोगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखिए ये जो सारी चीज है ना, ये हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज अ चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा सर, 4 रहेगा, जिसका टाइटल क्या है, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। तो वहां पर डिस्कस करेंगे। ये तीसरा स्टेप है, आपने प्रपोजल को एक तरीके से आइडेंटिफाई किया, आपने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, आपने एस्टिमेशन किया है कैश फ्लो का, आपने अपने प्रपोजल के इन्वेस्टमेंट का इवैल्यूएशन किया है यूजिंग द कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, ठीक है। अब चौथे नंबर पे अब आपको क्या करना है सर, आपने इवैल्यूएशन करने के बाद भी हमारे पास बथेरे सारे प्लान रहेंगे, मल्टीपल प्लान रहेंगे, उनके अंदर से आपको सिलेक्शन करना है एक प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब किस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेंगे सर, जो कहीं ना कहीं आपके फर्म के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करेगा और जो आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, उस प्लान को आप लोग क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना है। इंप्लीमेंटेशन का मतलब जैसे आपका एक बार प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है बाय एलोकेटिंग द नेसेसरी फाइनेंशियल एंड द फिजिकल रिसोर्सेज। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, नेसेसरी जितने भी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करना होता है, ठीक है। अब लास्ट में जाके आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना होता है। इसको आप लोग पोस्ट कंप्लीटेशन ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको लगता है आपका प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है, सही से उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो आप लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लगता है अगर कहीं पे गड़बड़ है तो आप लोग उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लास्ट में जाके क्या करते हो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन तक पहुंचते हो। तो मैंने इसको क्या किया है, 6 स्टेप के अंदर डाइवर्सिफाई कर दिया है। किताब के अंदर अगेन आपको कितनी स्टेप दिखेंगी सर, आपको 3 स्टेप दिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि ये चीज गलत है, ये थोड़ा डिटेल में जाके, क्योंकि काफी बार हमारी वीडियोस को न
केवल अंडर ग्रेजुएट बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट देखते हैं जो भी नेट यूजीसी जीआरएफ वगैरह की तैयारी करते हैं, वहां पे ये सेम कॉन्सेप्ट है और इसके बिहाफ पे कई बार क्वेश्चन डाला गया है। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके थोड़ा सा डिटेल में जाकर के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं ताकि आपको एक पिक्चर समझ में, आप लोग इजीली किसी भी क्वेश्चन के आंसर को एक तरीके से फ्रेम करने में कैपेबल हो जाए। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी और आपको एक आइडिया लग गया होगा सर प्रोसीजर ऑफ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या रहेगा। ठीक है, अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो सर अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तो आइडेंटिफाई करना तो बिल्कुल ही सिंपल काम है, यहाँ पे कोई ज्यादा टेक्निक नहीं रहेंगी और ये वाला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब बात आती है सर एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो, किसकी बात आती है, एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो। तो इनफ्लो आउटफ्लो के बिहाफ पे ना हमें कैश का एस्टिमेशन करना होगा। तो अभी जो आपका टॉपिक रहेगा इसको आप लोग एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द प्रपोजल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको एस्टिमेट करना है, किसको एस्टिमेट करना है, कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द प्रपोजल। आपके बेनिफिट प्रपोजल के क्या क्या बेनिफिट रहेंगे और क्या क्या कॉस्ट रहेगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे सर। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आप सभी ने अभी तक क्या पढ़ा है सर, अभी तक आपने अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से अकाउंटिंग प्रॉफिट पढ़ा, इज इट क्लियर। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग प्रॉफिट पढ़ा है। इसके अलावा आपका दूसरा क्या रहेगा सर, आपका कैश फ्लो रहेगा। अब आपको ध्यान ये देना है सर, अगर आप लोग यहां पर बेसिकली अगर आप लोग यहां पे कहते हैं सर अगर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, हम लोग बेसिकली यहां पर आपके कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब भी आप लोग बात कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस की करेंगे तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस के अंदर हम लोग बेसिकली कैश फ्लो को यूज करने वाले, ठीक है, किसको यूज करेंगे, कैश फ्लो को यूज करेंगे, ना कि हम लोग यहां पर किसको यूज करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हो लेकिन कैश फ्लो का इस्तेमाल करके आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हो। ठीक है, तो कैपिटल बस्टिंग के अंदर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट से हट करके कैश फ्लो पर फोकस करना पड़ेगा, समझ में है। अब यहां पे सबसे जरूरी बात क्या है सर, अकाउंटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है, सिंपल मतलब है, हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, 11th क्लास से पढ़ते आए हैं सर, जो भी आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ है आप लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, किसकी बात करेंगे, जैसे आप लोग गैप की बात कर सकते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर सकते हो, इसके अलावा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी बात कर सकते हो। ठीक है, यानी कि यहां पे आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, किसके बिहाफ पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बिहाफ पे होगा। लेकिन अगर आप लोग कैश फ्लो की बात करते हो तो यहां पे कैश फ्लो की अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो सर यहां पे आपका एग्जैक्ट मूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, देयर इज ए एक्चुअल मूवमेंट, आप लोग क्या कहोगे, हम लोग किसके बिहाफ पे सर, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द कैश के बिहाफ पे। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द कैश के बिहाफ पे आप लोग यहां पर कैश फ्लो को कैलकुलेट करने वाले। ठीक है, और मैंने बताया कैश फ्लो का ही इस्तेमाल करके आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेंगे। तो यहां पे आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं निकालना है, सीखना दोनों है, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी मैं सिखाएगा तुमको और तुमको कैश फ्लो भी सिखाएगा। ठीक है, लेकिन मुद्दा यह है कि सर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द कैश के बिहाफ पे आप लोग कैश फ्लो की बात करेंगे और इसी का इस्तेमाल करके आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं। यही बात मैंने लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपिटल बस्टिंग के अंदर। अगर आप लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये आपका प्रॉफिट अर्न अकाउंटिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, और अगर आप लोग कैश फ्लो की बात करते हो तो सर ये आपका एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द कैश को शो करता है इनटू एंड आउट, यानी कि इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और अगर आप लोग बात कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की करते हो तो यहां पे ये बेस्ड होता है जर्नली ऑन द कैश फ्लो। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को यहां पे कंसीडरेशन के अंदर नहीं लिया जाता। इज इट क्लियर। तो प्लीज 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 इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, अभी इस चैप्टर का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू हो गया है, इस चैप्टर के लिए और आने वाले तमाम चैप्टर के लिए बेस तैयार होगा। अभी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हर एक चैप्टर के अंदर आपको दिक्कत आएगा, फाइनल आंसर आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिएगा, मैं अभी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्लियर रहा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है,
कि सर अगर आप लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, तो आपको ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा देता हूं ताकि फिर हम लोग अगली स्लाइड पे जाए। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं, सर अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट कायदे से ये कहता है सर आपके पास जो भी टोटल रेवेन्यू आया, क्लियर है, आप लोग क्या कहेंगे सर, जितना भी आपके पास क्या आया है, रेवेन्यू आया है, उसके अंदर से अगर आप लोग टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो एज ए रिजल्ट जो आपको मिलेगा ना सर, वो क्या मिलेगा सर, आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया, प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे काफी इंपॉर्टेंट हैक है सर, टोटल एक्सपेंस के अंदर ना हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं। सर किसको इंक्लूड करके चलते हैं, एक तो आप लोग इंक्लूड करके चलते हो सर आपके डेप्रिसिएशन को, ठीक है ना, अलोंग विद जितने भी आपके टैक्सेशन है, ठीक है, जितने भी आपके टैक्सेस है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन और टैक्सेस को आप लोग यहां पर घटा करके चलते हो। और यहीं पे एक बड़ा फर्क आता है, कैश फ्लो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद दोबारा से प्लस करेंगे। कुल मिलाकर के आपको अभी के लिए फॉर्मूला याद रखना है बच्चा, जब भी अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाले तो टोटल रेवेन्यू के अंदर से टोटल एक्सपेंस को माइनस करना। इज इट क्लियर, आप लोग क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू के अंदर से अगर आप लोग टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन कैसे लिखना है तो आपके सामने है, इसी तरीके से डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है सर, अगर आप लोग बात अकाउंटिंग प्रॉफिट की करते हैं तो ये वो प्रॉफिट होता है जिसको आप लोग कैलकुलेट करते हो आफ्टर डिडक्टिंग द ऑल एक्सप्लिसिट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये सेम बात होगी, माने अगर आप लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो टोटल रेवेन्यू के अंदर से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और इस एक्सपेंस के अंदर डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों चीजें शामिल रहेंगी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुछ फीचर की बात करूं तो ये जो आपका बेसिकली अकाउंटिंग प्रॉफिट है सर, ये बेस्ड रहने वाला है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। ठीक है ना, अब यहां पे इंक्लूड किया जाएगा नॉन कैश एक्सपेंसेस को जस्ट एज ए डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिएगा यहां पे आप लोग क्या करते हो, नॉन जो आपका कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, इस शब्द को क्या कहते हो सर, इसको आप लोग बोलते हो नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या कहोगे सर, जितने भी आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस है उनको भी यहां पे क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, बट कैश फ्लो के अंदर इसको एक्सक्लूड किया जाता है। ये बुनियादी डिफरेंस रहेगा, समझ में आया। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है सर, इसका बेसिकली इसको यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए, और ये आपके एक्चुअल कैश रिसीव्ड और पेड को शो नहीं करता। ठीक है, ये एक्चुअल कैश की पोजीशन को शो नहीं करता है, और ये यूज होता है टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस को मेजर करने के लिए आप लोग यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, यहाँ पे आप लोग नॉन कैश जो एक्सपेंसेस है उनको भी यहां पर आप लोग घटा करके चलेंगे। वही अगर आप लोग बात करते हैं कैश फ्लो की, ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, दो फॉर्मूले हैं। कैश फ्लो क्या कहता है सर, कितना कैश आया कितना कैश गया, कैश इनफ्लो माइनस में कैश आउटफ्लो, आपको क्या मिल जाएगा सर, कैश फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक और फॉर्मूला है, अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल चुके हैं उसके अंदर अगर आपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है तो जस्ट डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा कैश फ्लो का। या फिर आपको एक बार अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल लिया तो उसके आगे उसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि निकालना अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट के बाद अगर आप लोग उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हो तो कैश फ्लो मिल जाएगा। अगर आप लोग केवल अकाउंटिंग प्रॉफिट तक बात करते हो तो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब यही बात यहां पे लिखी हुई है, ये आपका एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट के बिहा पे बेस्ड रहता है। यहां पे आप लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस को। जैसे अगर आप लोग डेप्रिसिएशन की बात करते हो सर, ये आपका मेजर होता है लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस की, और इसका यूज किया जाता है कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के अंदर, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, और पे बैक पीरियड हो गया। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है फर्म्स की एबिलिटी को टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्लियर है,
कि एग्जैक्टली फर्म की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर सकता है। ये चीज को कौन इंडिकेट करता है सर? आपका कैश फ्लो इंडिकेट करता है। समझ में आया? तो ये दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, और प्लीज इनको थोड़ा सा याद कीजिएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं ताकि आपको और बेटर वे में क्लैरिटी हो सके और आप लोग समझ पाए कि एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे आप लोग यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऑन द बिहाफ ऑफ द मीनिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द ऑल एक्सपेंसेस, ये हमने पढ़ा हुआ है। कैश फ्लो के अंदर क्या होगा? एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड पेड के बिहाफ पे आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। बेसिस क्या रहेगा? हमने अभी अभी पढ़ा सर, एक्रूअल बेसिस रहेगा, यहाँ पे आपका कैश बेसिस रहेगा, ठीक है। डेप्रीशिएशन ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर आपको डिडक्ट करना, डिडक्ट का मतलब आपको क्या करना है सर? आपको यहाँ पे लेस करना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? दोबारा से ऐड कर देना है, बिकॉज ये क्या है? आपका नॉन कैश एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। अब अगर आप लोग फोकस की बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है, कैश फ्लो आपका लिक्विडिटी एंड द कैश जनरेशन के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। अगर आप लोग नॉन कैश आइटम को ऐड करना है कि नहीं करना, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर बेसिकली क्या करना है? इंक्लूड करना है, नॉन जो आपका कैश फ्लो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। इसका इस्तेमाल आप लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल आप लोग कैपिटल बस्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स के लिए, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। जस्ट आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं सर, अगर आपने एक बार अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, जैसे एक स्टेप आपको और आगे बताता हूं जो अभी अभी हमने पढ़ा, सर ये क्या रहेगा? सर आपने क्या किया है? अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल लिया है, उसके अंदर अगर आप लोग प्लस कर देते हो डेप्रीशिएशन को, क्या कर देते हो? डेप्रीशिएशन को प्लस कर देते हो, सर आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो, ठीक है। ये आपको समझ में आए तो आपको क्या मिलेगा सर? रिजल्ट क्या मिलेगा? कैश फ्लो। इज इट क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इजी। अगर आप लोग इसको एक बार गो थ्रो करेंगे, चीजें अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग एक बार इनको गो थ्रो करेंगे तो आपको डेफिनेटली चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे। ये तो कुछ फॉर्मूले हो गए, अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल के केस में आपको थोड़ा सा शब्दों पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे एक न्यूमेरिकल है, आपकी किताब का ही न्यूमेरिकल है, आरपी रस्तोगी वाली किताब का है, द कॉस्ट ऑफ प्लांट इज 6 लाख। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चे नए होंगे जिनको पीछे का कुछ भी याद नहीं होगा, तो प्लीज जरा गौर फरमाइएगा। आपको यहाँ पे डेप्रीसिएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन आप लोग दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रहता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर आपका एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रहेगा, एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड की करते हैं, ठीक है। आप लोग किसकी करते हैं? सर स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं। अभी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के न्यूमेरिकल आएंगे तब वहां पे कवर कराऊंगा, अभी मैं आपको क्या कराने वाला हूं? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो सर जब भी आप लोग यहाँ पे डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करें, ध्यान से समझिएगा किसकी बात कर रहा हूं सर, डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या करना है? आपका कॉस्ट ऑफ मशीन लेना, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे? सर आपका कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगा, ठीक है। उस कॉस्ट ऑफ मशीन को आपको रिड्यूस कर देना है बाय द स्क्रैप वैल्यू। आप लोग क्या कहेंगे? सर आप लोग स्क्रैप वैल्यू से उसको क्या कर देंगे? बेसिकली माइनस कर देंगे, और सर आपको जो बचेगा ना, सॉरी आपका जो स्क्रैप वैल्यू आया, जो आपका रिजल्ट आएगा, उसको आपको बेसिकली एस्टिमेटेड लाइफ से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आपके पास क्या रहेगा? एस्टिमेटेड लाइफ रहेगा, उससे अगर आप लोग बेसिकली डिवाइड कर देते हो तो सर आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन को बड़ा प्यार से, बड़ा आराम से क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में है? तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा, डेप्रीसिएशन निकालना है तो कॉस्ट ऑफ मशीन रहेगा, स्क्रैप वैल्यू रहेगा और एस्टिमेटेड लाइफ रहेगा। अब ये मैंने क्यों बताया है अभी आपको क्लियर होगा। सर आपके प्लांट का कॉस्ट कितना है? 6 लाख है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे डेप्रीसिएशन निकाले, क्योंकि डेप्रीसिएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? सर आपका 6 लाख रुपया मेरा कॉस्ट का, सॉरी प्लांट का कॉस्ट है, ठीक है। अब मेरे को स्क्रैप वैल्यू चाहिए, आगे क्या दे रहा है? सर इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 5
साल है। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं कहा कि सर स्क्रैप वैल्यू है, तो मैं स्क्रैप वैल्यू कितना ले लूंगा, 0 ले लूंगा। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है सर, 5 साल है, 5 से डिवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग 6 लाख को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 1,20,000। समझ में आया? तो सर ये जो आपका 1,20,000 आया है, ये इस सिनेरियो के अंदर क्या बन गया, डेप्रीशिएशन बन गया। और डेप्रीशिएशन का इस्तेमाल करना है, हमें यूज करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्लांट का कॉस्ट 6 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ 5 है, और आफ्टर विच इट वुड बी डिपोज्ड ऑफ, यानी कि स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। मैंने बताया कुछ भी नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट बिफोर आपका क्या गिवन है सर, डेप्रीशिएशन गिवन है, इसके बाद आपका इंटरेस्ट गिवन है, उसके बाद क्या है आपका टैक्स गिवन, ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिट गिवन है। सर कितना गिवन है सर, यहाँ पे हमारे पास 1,75,000 का प्रॉफिट गिवन है। फाइंड आउट द ईयरली कैश फ्लो, क्या निकालना है सर, कैश फ्लो निकालना है। प्लांट गिवन है, टैक्स रेट सर, टैक्स कितना है 30% है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करते हो तो कितना गिवन है सर, 1,75,000 गिवन है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, 1,75,000 है सर, आपका रेट कितना दिया हुआ है सर, इंटरेस्ट की बात, सॉरी टैक्स रेट की बात करते हो तो सर कितना है आपका 30% है। अब आपको निकालना क्या है सर, कैश फ्लो निकालना है। सर क्या निकालना है, कैश फ्लो निकालना। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के सिनेरियो के अंदर कैश फ्लो का एग्जैक्टली हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी पूछ सकता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी आपको निकालना हो सकता है, और मान लीजिए आपको कैश फ्लो भी पूछे। तो दोनों बातें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बात डेप्रीशिएशन की करते हैं तो सर आपने कैलकुलेट कर लिया, 1,20,000 का डेप्रीशिएशन बना है, ठीक है, ओके सर। इसके अलावा सर उसने क्या कहा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। कैसे सर, बिफोर आपने क्या कहा सर, डेप्रीशिएशन हो गया, कोमा आप लोग क्या कहेंगे, इंटरेस्ट हो गया सर, आगे आप क्या कहेंगे, टैक्स, ठीक है। ये कितना है सर, आपका वैल्यू कितना गिवन था सर, आपका 1,75,000 गिवन था, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका 1,75,000 वैल्यू हो गया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपका टैक्स रेट गिवन है, टैक्स रेट कितना गिवन है सर, आपका 30%। क्वेश्चन के अंदर केवल क्या कहा गया है कि हमें क्या निकालना है सर, कैश फ्लो निकालना, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है सर, कैश फ्लो निकालना है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा फॉर्मेट के ऊपर। मैं यहाँ पे इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं सर, हमें क्या निकालना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना, ठीक है। तो हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या निकालना है सर, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से फॉर्मेट पर ध्यान दीजिएगा सर, फॉर्मेट किस तरीके से काम करेगा। तो फॉर्मेट के अंदर आपको कुछ कुछ बुनियादी बातों को ऐड करना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप लोग बात फॉर्मेट की करते हैं तो फॉर्मेट के अंदर आपको क्या करना है, एक आपका कुछ इस तरीके का टेबल तैयार कर लेना है जहां पे हमें पर्टिकुलर्स को मेंशन करना होगा, ठीक है। अमाउंट को भी मेंशन करना होगा। तो यहां पे आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा, आपका डुप्लीकेट करके ना हम लोग यहाँ पे किसके लिए तैयार कर रहे हैं सर, आपके अमाउंट के लिए। तो ये आपका अमाउंट हो गया, एक साइड में क्या आ गया, आपका पर्टिकुलर्स हो गया। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे मेंशन कर दे एक बार फटाफट से। यहाँ पे क्या आ गया सर, आपका अमाउंट आ गया है, यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलर लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है सर, हमें गिवन है प्रॉफिट बिफोर, यहां पे मैं लिख दूं सर से, सबसे पहले क्या गिवन है सर, हमें गिवन है प्रॉफिट बिफोर। सर आपका क्या है, प्रॉफिट बिफोर, आप लोग क्या कहेंगे सर, डेप्रीशिएशन। उसके बाद क्या दे रखा है, डेप्रीशिएशन के बाद क्या है सर, आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद सर क्या है, आपका बेसिकली एंड टैक्स है, ठीक है। सर इसका अमाउंट कितना दे रखा है सर, हमें 1,75,000 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप लोग फर्ज कीजिए अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो तमाम एक्सपेंसेस को क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। अब एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रीशिएशन भी आ गया, एक्सपेंसेस के अंदर आपका टैक्स भी आ गया, समझ में आया। तो अब सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे लेस कर देता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं सर, आपका लेस कर देता हूं किसको, डेप्रीशिएशन को, जो मैं ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं। कितना है सर, हमारा 1,20,000 आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो अमाउंट आया है, अब यहां पे अगर आप लोग
लोग देखेंगे तो 1,20,000 माइनस कीजिए 5 और आपका कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 सॉरी 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 55,000 बचेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना आ गया सर, आपका 50,000 आ गया। दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर, यानी कि आप लोग क्या, सॉरी आप लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये आपका निकल आया है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर। अभी हमने क्या क्या माइनस नहीं किया है सर, आपका इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है एंड टैक्स माइनस नहीं किया है। ठीक है, अब क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे। अब दूसरा कलर ले लेता हूं, ठीक है, ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि आपको समझ में। अब आपको क्या करना है सर, आपको टैक्स ले लेना है, कितना परसेंट है सर, आपका 30% है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 55,000 का 30% कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर देना, क्या कर रहा है, टैक्स को माइनस का। आप ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरेस्ट गिवन होता तो इंटरेस्ट भी माइनस होता, इंटरेस्ट गिवन होता तो इंटरेस्ट भी माइनस होता, लेकिन क्योंकि हमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग केवल और केवल यहां पर टैक्स माइनस कर देंगे। तो कैलकुलेटर अलाउड है, ध्यान दीजिएगा। 55,000 आपके पास है, इसका कितना निकालना है सर, हमें 30% निकालना है, 16,500 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, यहां से 16,500 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अगर आप लोग 55,000 में से 38,500 बच जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना बच गया सर, एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास बच गया है 38,500। ठीक है, अब ये जो आपका आया है ना, दिस इज द प्रॉफिट, ये क्या है सर, आपका प्रॉफिट है। या फिर आप लोग कह दोगे सर ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि इंटरेस्ट एनी टैक्स आपने माइनस कर दिया, एक्सपेंसेस आपके सारे माइनस हो चुके हैं, तो दिस इज कॉल्ड द अकाउंटिंग प्रॉफिट। सर इसको आप लोग क्या कहते हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हो। ठीक है, अब मैंने बताया था अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर बच्चा आप लोग ऐड कर देते हो सर, किसको ऐड कर देते हो सर, नॉन कैश एक्सपेंस को। किसको, नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे क्या है, आपका डेप्रीशिएशन है, जिसकी अमाउंट कितनी है सर, हमारी 1,20,000 है। अगर आप लोग इसको ऐड कर देते हो तो हमें एक अमाउंट मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा 38,500 के अंदर। अगर मैं 1,20,000 प्लस करता हूं 1,58,500, यानी कि 1,58,500 का अमाउंट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द, आप लोग इसको क्या बोलने वाले हो, इसको आप लोग बेसिकली कैश फ्लो बोलोगे। ठीक है, तो कैश फ्लो के केस में आपको ऑटोमेटिकली क्या निकालना होता है सर, आपको बेसिकली नॉन कैश एक्सपेंस, सॉरी आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर आप लोग नॉन एक्सपेंस को प्लस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, कैश फ्लो मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखना चाहें तो काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो मैं लिख देता हूं सर, आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे। समझ में, तो कुछ इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 2-3 चीजें करी हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला डेप्रीशिएशन आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, और हमने कौन सा मेथड, अब क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, तो मैंने डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन के लिए आपका कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर वो मेंशन करता तो अलग बात है, वरना आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो यहाँ पे आपका लाइन मिस हो गया तो मैं लिख देता हूं, आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करना है। समझ में, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर। और मैंने ये भी बताया, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं और कैश फ्लो को निकाल सकते हैं। अब एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एक चीजों को मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ। देखिए जैसे मैंने आपको समझाया वैसे सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी है, ताकि आपको प्रेजेंटेशन का भी पता चले। ठीक है, आपने एनुअल डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ प्लांट 6 लाख है, 5 से डिवाइड किया, 1,20,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ईयरली कैश फ्लो की बात करते हो तो सर ये हमारे पास गिवन था, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 1,75,000 है। मेरे को डेप्रीशिएशन माइनस करना है 1,20,000, तो मेरे को क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर द टैक्स बचेगा। क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। देखिए हमारे पास इंटरेस्ट है नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। कितना आ गया सर, 55,000 आ गया। क्वेश्चन के अंदर टैक्स का अमाउंट कितना दिया गया है, 30%, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका 16,500 माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स कितना आ गया सर, आपका बेसिकली 38,500। यही आपका क्या है सर, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है। इसी को आप लोग क्या कहते हो सर, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो सर ये क्या रहेगा सर, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट रहेगा। समझ में आया,
ओके अब इसमें अगर आप लोग नॉन कैश एक्सपेंस को यानी कि आपको ऐड बैक करना है नॉन कैश एक्सपेंस को, अगर आपने ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन को, दैट इज द 1,20,000, तो आपको 1,58,500 का रिजल्ट मिल जाएगा। और ये क्या रहेगा, एनुअल ईयरली या एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, अब यहां पे मैंने कोई भी ऐसी चीज बता दीजिए जो कोई अलग से इस्तेमाल किया। हम लोगों ने तमाम वही चीजों का इस्तेमाल किया जो हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर जो तमाम जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका वही फॉर्मेट है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स हो गया, लेस किया डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, लेस किया टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ऐड किया है डेप्रिसिएशन, आपको ईयरली कैश फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, ये सेम आपको फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने अगेन आपको बता दिया है, अगर आपको कैश फ्लो निकालना है तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स प्लस में क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब क्योंकि बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, नॉन एक्सपेंस को यहाँ पे ऐड बैक करते हैं कैश के अंदर, किसके अंदर, कैश फ्लो के अंदर। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, इस तरीके के न्यूमेरिकल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं और हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। सर अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करता है और एग्जैक्टली कैश फ्लो को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दोनों के बीच में बुनियादी फर्क क्या होता है। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको और बेटर वे में क्लैरिटी हो सके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं कस्टमाइजेशन करवा देता हूं, 11,03,400। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ प्लांट दिया गया है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 11 लाख आपका कितना है, 3,500। ठीक है, जस्ट ए मिनट, हमने आगे लिखा हुआ है 11,03,400। ठीक है, कितना है, 11,03,400, तो आपको काट करके ये अमाउंट कर लेना है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे करना है, मैं आपको समझा देता हूं। एबीसी लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग ए कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल फॉर द रेलिवेंट फिगर। आपको क्या क्या गिवन, देखिए आपका बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्लांट गिवन है, साथ में आपको स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लांट 11 लाख की जगह कितना कर लीजिएगा, 11,03,400, क्योंकि इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना है सर, आपका 3400 है। सर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कितना है, 2 लाख रुपया है। सर आपका टैक्स रेट कितना रहेगा, 30% रहेगा। इकोनॉमिक लाइफ कितना है सर, आपका 7 साल है। आपको इस प्रपोजल के अंदर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर कुल मिलाकर के हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, हमें कैश फ्लो को कैलकुलेट करना, क्या निकालना है सर, हमें कैश फ्लो को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब कैश फ्लो निकालें चाहे आप लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये बुनियादी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, मैंने अभी अभी आपको सिखाया सर, डेप निकालना पड़ेगा। सर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट कितना है अपने प्रोजेक्ट का, 11,03,400 है। इसके अंदर से अगर आप लोग माइनस कर देते हो स्क्रैप वैल्यू कितना है सर, आपका 30,000 है। ठीक है, अब अगर आप इसको एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर देते हो, कितना है, 7 ईयर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 11,03,400 है। ठीक है, जस्ट ए मिनट, 11 लाख, उसके बाद कितना है, 3,400 है, हमें माइनस करना है इसके अंदर से 30,000, तो हमें बचेगा 10,73,400। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका 10 लाख, उसके बाद कितना आ गया, 73,400। इसको अगर आप लोग 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय अगर आप लोग 7 करते हैं तो 153,342.85। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 153,342.85। ठीक है, अब क्योंकि राउंड फिगर में अगर आप लोग करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा सर, आपका 42 की जगह 43 आ जाएगा, 1,53,000, उसके बाद कितना आ जाएगा, 343 अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया है। अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया तो समझिए आधी लड़ाई आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब आपने अगर एक बार डेप्रिसिएशन लगा दिया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, अब उसके बाद क्या करना, जस्ट कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन किस बिहा पे करेंगे सर, फॉर्मेट के बिहा पे करेंगे। फॉर्मेट कैसे तैयार करना है सर, अभी अभी आपको सिखाया था। फॉर्मेट के लिए हमें क्या करना, जस्ट एक बेसिकली पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है और पर्टिकुलर्स के कॉलम के इधर हमें क्या करना है, अमाउंट लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा सर, अमाउंट रहेगा। सर यहाँ पे क्या रहेगा, आपका पर्टिकुलर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या गिवन है, हमें गिवन है सर, क्या गिवन है आपका, बेसिकली प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, हमें गिवन है प्रॉफिट बिफोर
डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। सर कितना गिवन है, सर हमें एग्जैक्ट अमाउंट गिवन है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अब हम सबसे पहले इसके अंदर से माइनस करते हैं। सर किसको माइनस करते हैं, सर आपका डेप्रीशिएशन को माइनस करते हैं, जिसका वैल्यू आया है हमारे पास 1,53,000, एग्जैक्टली कितना है 343, ठीक है। अब अगर आप लोग इस अमाउंट को यहां से माइनस कर देते हैं तो आपको क्या बचेगा, सर हमें यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको आप लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 2 लाख के अंदर से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 1,53,343, ठीक है। 46,657 बचेगा, ये आ गया 46,657। अब इसके अंदर से आपको लेस कर देना है। सर क्या लेस करना है, सर आपको टैक्स लेस करना है। किस रेट से लेस करना है, सर आपका गिवन है, सर आपका टैक्स कितना 30%। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका 30% निकाल लेंगे। अब 46,657 का अगर आप लोग 30% निकालते हैं तो ये आपका आएगा 13,997, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 13,997 को इसके अंदर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या आ गया सर, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, या फिर इसको आप लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर हमें करना 13,997 को माइनस, तो मैं क्या कर देता हूं, 13,997 को माइनस कर देता हूं 32,000, इसके अलावा 660 आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सर ये तो आपका प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स आ गया, यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमें लास्ट स्टेप के अंदर क्या करना होगा, अगेन सर नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करना होगा। और यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस क्या है, डेप्रीशिएशन है। और डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना है, सर आपका 1,53,000, 1 लाख, उसके बाद 53,343, ठीक है। अगर आप लोग टोटल करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1,53,343 करते हैं 1,86,003 रुपए, ठीक है। तो मैं इसका यहां पे लिख देता हूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, कैश फ्लो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपका क्या है सर, ये आपका कैश फ्लो है, ठीक है। कितना आ गया, 1,86,003 रुपए, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका 1,86,003 रुपए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कैलकुलेशन है जिसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाना है, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे आंसर आपका 1 लाख, हेलो, हाँ कितना आ रहा है, 1,86,003 रुपए आ रहा है, ठीक है। बाकी बुनियादी तौर पे सेम स्टेप है, आपने डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट किया, बाकी फिर इसको पर्टिकुलर के अंदर और बाकी सारी चीजों के अंदर यहाँ पे कुछ अच्छे से क्या कर सकते हो, एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पूरे एक रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, प्रेजेंटेशन को लेकर के सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर की है। और ये जो सेकेंड क्लास थी जहां पे हम लोगों ने कैपिटल बस्टिंग से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अलोंग विद द न्यूमेरिकल को आज की क्लास के अंदर प्रैक्टिस किया, और ऐसा मेरा मानना है कि आपको चीजें क्लियर रही होंगी। ये सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।